तो घरेलू कमोडिटी बाजार में तो चौतरफा तेजी का दिन है, लेकिन हमारा फोकस अभी फिलहाल कच्चे तेल पर है। ऊपरी स्तर से हमने यहाँ प्रेशर बनता हुआ देखा है। 1 महीने के हाईस थे और कुछ नए रेजिस्टेंसेस हमने इस हफ्ते टूटते हुए देखे हैं। हालांकि बावजूद इसके ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डाली जाए, भले ही यहाँ थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही हो, लेकिन $61 के पार यहाँ पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है और $52 के ऊपर हम यहाँ नाइमेक्स WTI क्रूड को भी ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं और कई हफ्तों कई महीनों के बाद इस प्रकार के लेवल्स देखने को मिले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल की अच्छी शुरुआत हुई और ये दूसरा हफ्ता है जब हमने इस प्रकार की फराटा रफ्तार देखी है। इस साल ग्लोबल ग्रोथ में कुछ सुस्ती की आशंका है। अभी भी तनातनी बनी हुई है कि क्या ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो डर है वो छटता हुआ आगे दिखेगा या फिर नहीं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। मनीषा, साल की बेहतरीन शुरुआत हुई है अधिकतर कमोडिटीज में और क्रूड में खासतौर से देखा जाए तो जो इसकी लास्ट क्वार्टर में पिटाई हुई उसके बाद एक शानदार रिकवरी इसने दिखाई है। लगातार दूसरा हफ्ता, कौन से वो फैक्टर्स आप ले करेंगी जो आपको लगता है कि उनसे सपोर्ट मिला है? जी हर्षा, आई थिंक इट्स ऑल इन द प्राइस। जैसे हमने देखा है कि ये, जैसे आपने कहा, ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है और हम यूएस का जो क्रूड ऑयल है वहां पर 9% की बढ़त इस हफ्ते में भी यहाँ देख चुके हैं। ब्रेंट करीबन 7.5% की तेजी के साथ इस हफ्ते में यहाँ पर कारोबार कर रहा है। जो मुनाफा वसूली जो थोड़ी बहुत हमने ऑन स्क्रीन आते हुए देखी है वो क्लियरली इसी वजह से है कि इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स पर बाजार का ध्यान है। जो यूएस चाइना की बातचीत हुई है उससे कोई बहुत कॉन्क्रीट नतीजा निकल के नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद यूएस और चाइना की जो सीनियर लेवल की डिस्कशन है वो इस महीने के एंड में फिर से होगी। तो पूरी तरह से आप इस कॉन्वर्सेशन को या इस मीटिंग को भी डिस्काउंट फिलहाल नहीं कर सकते। और बाकी जैसे हम कहते रहे हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव हैं ही। जो US डॉलर हमने इस हफ्ते में उसे 3 महीने के लोज पर उसे कारोबार करते हुए देखा, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। ओपेक लेड जो आउटपुट कट है उसका ऑफकोर्स यहाँ पर सपोर्ट रहा है। सऊदी अरेबिया की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं कि किस तरह की कटौती उन्होंने दिसंबर में करी है, जैन के टारगेट्स क्या हैं और फरवरी में उसे और कटौती वो करेंगे, उसका यहाँ पर सपोर्ट हमने बाजार में आता हुआ देखा है। और जिस तरह की फिर स्टेटमेंट्स आई हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो नॉर्वे की तरफ से आई है जहां उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल का उत्पादन इस हजार में 30 साल के लोज पर वो देखते हैं, तो ये एक और कंट्री यहाँ पर ऐड होती हुई नजर आई है। हम इन एनी केस यहाँ पर वेनेजुएला, नाइजीरिया, इन सब कंट्रीज की बात करते रहे हैं, तो और जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वहां पर जो इनवॉलंटरी कट्स हैं वो तो आपको देखने ही होंगे। और जो कनाडा की तरफ से हमने कटौती आते हुए देखी है वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। और यूएस आउटपुट इवन एज रिकॉर्ड हाइस पे है, लेकिन जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी वो शायद यूएस इस साल यहाँ पर फिर से उसको रिएट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इसका भी कुछ बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स सप्लाईज अभी भी ज्यादा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है कि सिर्फ इस साल नहीं, ओपेक और एलाइज को यही डिसिप्लिन 2020 में भी रखना होगा, तभी हम यहाँ पर प्राइसेस में सपोर्ट आता हुआ देखेंगे। तो आई थिंक ये सब काफी सपोर्टिव फैक्टर्स हैं। और जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं बार्कलेज, डॉइचे बैंक से, वो बाकी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस के इन लाइन ही है जो मानते हैं कि 55 और $65 पर बैरल के विद इन हम ब्रेंट को यहाँ पर एवरेज बनाता हुआ देखेंगे इस साल के लिए। तो आई थिंक हम ऑलमोस्ट वहां पर हैं। कुछ कंसोलिडेशन, मुनाफा वसूली और वॉलेटाइल मूव्स ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, लेकिन आज एक और ऐसा सत्र हो सकता है जहां पर निचले स्तरों पर आपको खरीदारी के मौके हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। हमारे साथ कार्वी ब्रोकिंग के रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं। रवि, हाय। 20% का उछाल ऑलरेडी दिख चुका और उससे पहले हमने 38-40% इसे गवाते हुए देखा है। तो अभी भी कहा जाए टेक्निकली रूम यहाँ बाकी दिख रहा है और फंडामेंटली क्या फैक्टर्स सारे सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं? आपको कैसा नजरिया है आपका कच्चे तेल में? देखिए, पहले टेक्निकल लेवल्स की अगर बात करें तो जिस हिसाब से करेक्शन आया है वापस से उसका लोएस्ट अपर साइड में देखें तो 67% का रिट्रेसमेंट बनता है, और जो कि मुझे लगता है कि वापस से $55 से ऊपर के भाव आपको WTI क्रूड में देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ है फंडामेंटल पॉइंट से अगर आप देखें तो एक मनीषा जी ने पूरे पॉइंट एक्सप्लेन किए। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि कल यहाँ पर ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने भी एक बयान दिया कि वो जो सेंक्शंस लगे हुए वो उससे एग्री नहीं कर रहे हैं और उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि क्रूड ऑयल को थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट दे सकता है। तो
इंट्राडे की स्ट्रैटेजी हो या फिर 2 से 3 दिन के हिसाब से भी अगर आप स्ट्रैटेजी लेना चाहते हो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि आपको बाय में जाना चाहिए। 37.13 का रेट चल रहा है, मुझे लगता है 3650 आप लोअर साइड पे एक स्टॉप लॉस लेके बाय करके चलते हैं तो बहुत जल्द आपको 3800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करते हैं, मंडे के लिए भी करते हैं तो एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन रवि एक सवाल तो क्लियरली ये भी बनता है, ठीक है अमेरिका चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ जिसमें अक्रॉस द बोर्ड हमने कमोडिटीज को सपोर्ट मिलता देखा, लेकिन डिटेल अभी तक आए नहीं है। अभी जो यहाँ पर चाइनीज डेलीगेशन है वो वॉशिंगटन जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या डिटेल्स हैं पता नहीं है। काफी समय से इसी होप में मार्केट चल रहा है कि शायद स्लो डाउन जो है वो अब खत्म होता दिखे, ईज ऑफ होता हुआ दिखे, लेकिन अभी भी स्लो डाउन की चिंता है। प्लस जो शेल उत्पादन है अमेरिका में, जो रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन है उसे आप नकार नहीं सकते। तो ऐसे में ब्रेंट आपको क्या दोबारा $70 की तरफ जाते हुए दिख रहा है? क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट देखिए, फिर चाहे वो डॉइच बैंक की रिपोर्ट हो या फिर बार्कलेस की रिपोर्ट हो, ये फिगर कहीं आता हुआ नहीं दिख रहा। सुधार की बात वो सेकेंड हाफ में कर रहे हैं, तो क्या ये अगला पड़ाव हो सकता है? देखिए, अगर एवरेज 2019 के हिसाब से अगर आप यहाँ पर ब्रेंट क्रूड के एवरेज भाव को देखें तो मुझे लगता है कि वो 60 से $65 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इस समय अगर आप देखें तो 65 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, $70 एक्सट्रीम केस होगा जहाँ पर वापस से आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एवरेज के पास वापस से एक बार $65 के आसपास यहाँ पर एक बार वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो अभी सिनेरियो है उसका इंपैक्ट आपको अदर कमोडिटीज में भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि गोल्ड है या फिर कॉपर है, इन सब में। तो यहां पर जरूर है कि उसका क्रूड में वोलेटिलिटी का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, तो इस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और राइट, मनीषा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब कभी भी क्रूड की बात करते हैं नेचुरली जो अगला सवाल जहन में आता है वो आता है रुपए को लेकर। डॉलर इंडेक्स अभी हम डगमगाते हुए देख रहे हैं, वो लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है। जिस तरह के फेड की बॉडी लैंग्वेज या फेड की तरफ से जो अब थोड़ी सी ईज ऑफ मोड की खबरें निकल कर आ रही हैं रेट हाइक को लेकर, रुपया जो है वो अपना क्यूज एक तो डॉलर इंडेक्स से लेगा, एक कच्चे तेल से लेगा। कच्चे तेल में अब जिस तरह के सिग्नल्स हैं, क्या ये माना जाए कि रुपया यहाँ से और वीक होता दिख रहा है? जी हाँ, काफ़ी हद तक तो यही लगता है, क्योंकि हम ऊपरी स्तर में यहाँ पर नहीं मानते कि 68-68.5 के बहुत ऊपर यहाँ पर रुपया जाएगा। और पिछले कई दिनों में तो यहाँ पर लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। अब कच्चा तेल ऑफ कोर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रह सकता है। जैसे हम बात करते रहे हैं कि अपना 80-84% इम्पोर्ट जो हमारी ज़रूरत है उसका कच्चा तेल हम यहाँ पर इम्पोर्ट ही करते हैं। और जिस तरह से वुड मैकेंजी की नंबर्स आए हैं कि अगले 2-3 सालों में भारत अपना 90% ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कच्चा तेल यहाँ पर इम्पोर्ट करेगा। इसलिए नहीं कि हम इंडिया में यहाँ पर वो कोशिशें जारी नहीं रखेंगे, लेकिन हमारी डिमांड ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी कि 90% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ सकता है। इस साल की भी अगर बात करें तो उनका यही मानना है कि 240,000 बैरल्स पर डे की डिमांड ग्रोथ हम सिर्फ इंडिया से आता हुआ देखेंगे, जो कि चाइना को भी सरपास करेगी। तो क्लियरली जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं, अगर कच्चा तेल यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 60-65 की एवरेज बनाता हुआ नजर आएगा, तो क्लियरली रुपी को जो प्रेशर है वो वहां से मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम ये मानते हैं कि यूएस डॉलर की जो परफॉर्मेंस थी, जो बहुत स्ट्रांग वो लास्ट ईयर था, इस साल वो रिपीट नहीं करेगा, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा एक बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक इलेक्शन ईयर है, इक्विटी मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं, जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो रुपी को यहाँ पर परेशान करेंगे। ऑलराइट, मनीषा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल रुपए पर अपनी राय दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। रवि, आपसे रुपए पर ही सवाल होगा, यहाँ से अब रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वापस से जितनी भी मजबूती यहाँ पे रुपए ने गार्डनर की थी वो अब धीरे धीरे करके कंसोलिडेटेड फेज में छटती हुई नजर आएगी। क्या इसी महीने या इसी क्वार्टर में आप 72.5 जैसे 72-72.5 जैसे भी लेवल्स देख रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जिस हिसाब से फंडामेंटल अभी बताए उनको अगर देखें, यहाँ पर देखिए एफएक्स रिजर्व इस समय $393 बिलियन से ज़्यादा है और आज उसका शाम को फिर से डेटा आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ है, चूंकि इलेक्शन ईयर है तो यहाँ पर और अभी इंटरिम बजट भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारे फैक्टर से मुझे लगता है कि रुपये में इतनी वीकनेस नहीं होगी। लेकिन ये है कि अपसाइड का जो एक रेंज यहाँ पर 70.80 या फिर 71 कह ले मैक्सिमम साइड पे, वो देखने को मिल सकता है। अब आज के हिसाब से देखें तो डॉलर का जो इंपैक्ट है उसके हिसाब से थोड़ा सा रुपये में वीकनेस आज देखने को मिल सकता है। ₹70.80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ₹70.20 के स्टॉप लॉस से एक बार वो स्पॉट में यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चलिए अब फोकस हम बढ़ाते सोने चांदी की तरफ। साल की अच्छी शुरुआत सोने चांदी में दिखी है। पिछला साल तो काफ़ी खराब साबित हुआ था, बिल्कुल कमाई का मौका नहीं मिला था, लेकिन
एक बेहतरीन शुरुआत हुई है, लगातार ये दूसरा हफ्ता है जब स्ट्रेंथ दिख रही है और 32,000 का एक अहम रेजिस्टेंस था, वो हमने 2 ट्रेडिंग सेशन पहले पार होता हुआ दिखा है। लेकिन रवि, बड़ा सवाल वही, क्या सोने में यह मजबूती टिकाऊ दिख रही है? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग फोकास्ट निकल कर आई है और 2019 में वो $1425 के लेवल की बात कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल $1300 को ही होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। इतना जंप आपको दिख रहा है? देखिए, जंप तो अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर बनेगा और अगस्त में जो 2013 अगस्त में जो 35,074 का रेट था, शायद वो इस बार हिट करता हुआ एक बार नजर आ सकता है। ये तो क्लियर कट एक इंडिकेशन दिख रहा है, क्योंकि अभी जो फंडामेंटल है, चाहे वो चाइना वॉर को लेकर के देखने को मिले, फेड के स्टेटमेंट देखने को मिले या IMF की रिपोर्ट देखें, तो हर जगह पे ग्लोबल की आगे 2019 की ग्लोबल मंदी की बात की जा रही, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर गोल्ड में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो काफी हद तक बुलिश देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाजारों में तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनली आपको इमीडिएटली अगर देखें तो 1300 का रेजिस्टेंस है, ऊपर क्रॉस करता है $1320 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। अब भारतीय बाजारों में कन्वर्ट करें तो 32,500 के लेवल आपको जल्द देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि ये अप्रैल तक आपको और यहाँ पर ये लेवल्स बहुत इजीली एवरेज प्राइस पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर तेजी का माहौल काफी हद तक है। गिवन द फैक्ट कि भारत में सोने की डिमांड पिछले साल कमजोर रही है, जैसे GFMS की पहली रिपोर्ट आई है, और अभी भी किसानों के हाथ में वो पैसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए रूरल डिमांड बहुत महत्वपूर्ण होती है। 67 to 70% भारत में जो डिमांड सोने की निकल कर आती है वो गांव से, ग्रामीण इलाकों से निकल कर आती है। उसके बावजूद आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं? देखिए, जो स्ट्रेंथ है वो अब इंटरनेशनली यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है या फेड को देखें तो उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिससे ज़्यादातर गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहा है इक्विटी मार्केट के बजाय। अगर ग्लोबल मंदी के संकेत बनते हैं तो यहाँ पर सेफ हेवन को सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो और ज़्यादातर एक्युमुलेशन भी अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखें या फिर ETF की होल्डिंग देखें तो उनमें भी काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिला है। लास्ट 8 महीने से कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बाइंग देखने को मिला है और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग मोमेंटम रहेगा। बहुत अपसाइड के लेवल तो नहीं, लेकिन 32,500 बहुत इजीली लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चांदी में अगला पड़ाव क्या होगा? क्या 40,000 का लेवल डिफेंड करते हुए यहाँ से फिर ट्रेंड लाइन मजबूती की दिख रही है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में ही हम शायद 40,000 के ऊपर के लेवल देखेंगे। तो नेहा जी, इस समय तो मुझे लगता है कि बाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और कोई भी करेक्शन हो तो बाय करके चलना चाहिए। मैं ऑलवेज चांदी अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो मैं हमेशा बाय की रिकमेंडेशन दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस साल जो आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे वो एवरेज लेवल आपको 39,500 से 40,500 के बीच में देखने को मिलेंगे, यानी कि हायर साइड और यहाँ पर बन सकता है। ओके, तो सोने और चांदी दोनों में कमाई होगी और 40,000 एंड इवेंचुअली 40,500 और उसके ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं। मेटल्स पर नजर डालते हैं। फिर से एक चमचमाता हुआ अब दिन दिखाई दे रहा है। हफ्ते की क्लोजिंग हरे नोट पर हो रही है। जिंक, निकल, कॉपर सब में हम 1 से 1.5% तक की मजबूती यहाँ पर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स LME पे जो हमने स्ट्रेंथ देखी उसका ये नतीजा है। शंघाई में थोड़े से मिले जुले नंबर्स हमने ऑफ कोर्स आते हुए देखे। जरा बताइए, मेटल्स में ये जो मजबूती दिखी है ये कितनी टिकाऊ है? क्योंकि चाइना अभी भी तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। LME में हमने जो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई उसका सपोर्ट देखा है। तो अभी भी वो फंडामेंटल्स पुख्ता नहीं है जो मेटल्स को पूरी तरह से मेटल्स में कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी, और जिस तरीके से चाइना के सेल्स के नंबर आए हैं वो और भी ज़्यादा पुअर हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद उसका इम्पैक्ट होगा। फंडामेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूती तो नहीं, लेकिन टेक्निकली आज फिर से वापस से, चूँकि यहाँ पर सॉल्व होने की बात हो रही है कि चाइना ट्रेड वॉर और US के बीच में थोड़ा सा ऐसा कुछ निकल सकता है जिससे कि थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती। लेकिन आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, मुनाफा हो सकता है। थोड़ा सा आज लोअर साइड पे है तो मुझे लगता है 416 415 का लेवल कॉपर का आपके बाय के लिए अच्छा है। 418 के इजीली लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और सेफ स्ट्रेटजी भी मैं हमेशा बताता हूं, तो आप हेजिंग स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं या पेयर ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर आज आप जिंक को बाय करके लेट को सेल करेंगे तो इवनिंग सेशन में सेफ पैसा मिलेगा। डिसीजन चाहे जो भी आए लेकिन आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ट्रेडिंग के आप यहाँ फंडा अपनाकर चलेंगे तो मेटल्स में अच्छी कमाई होगी। लंबी अवधि के लिहाज से या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अभी भी थोड़ा रुकना होगा। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज मेटल से जुड़ी हुई कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग की आपकी स्क्रीन पर। चलिए एग्री कमोडिटी मार्केट पर फोकस करते हैं। सरसों का दाम पिछले 8 महीने के निचले स्तर पर है और ये पूरा हफ्ता सरसों में प्रेशर ही देखने को मिला है। दरअसल पैदावार बढ़ने के अनुमान से हमने कीमतों पर यह दबाव देखा है। क्रशिंग एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इसे सपोर्ट नहीं कर पा रही है और यही कारण है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट 3850 तक आ टूटा है। ग्वार गम में भी हमने
पिछले 6 महीने के लो लेवल पर ट्रेड किया है। एंड ऑल इन ऑल अगर आप एग्री कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर सुस्ती का ही माहौल पसरा हुआ है। एक ग्वार सीड है इस कॉम्प्लेक्स में जो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज थोड़ा सुस्ती ही यहाँ छाई हुई। रवि, पहले तो ग्वार पर ही फोकस करेंगे। हालत हमने बहुत खराब देखी है, कम पैदावार के बावजूद ग्वारगम हमने देखा है 6 महीने के लोस पर है। ग्वार सीड भी हम देख रहे हैं कि बहुत कमाल नहीं दिखा पा रही है। क्या लगता है अब यहाँ से और भी गिरावट बाकी है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो गिरावट नहीं होगी, लेकिन ये क्लियर है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर बढ़ती रही तो इसमें गिरावट बढ़ सकती है और वापस से आपको लेवल 4000 के देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फंडामेंटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ऐसे दिखाई देते। क्रॉप जरूर कम है लेकिन डिमांड भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर से देखने को नहीं मिल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। मुझे लगता है 4000 तक के लेवल आपको बहुत जल्द फिर से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तिलहन में सोयाबीन का तो अच्छा खासा प्रदर्शन है, एडिबल ऑयल भी ठीक है, लेकिन सरसों एक थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये 8 महीने के लोस पर चला गया है। हमने रीसेंट जो मील नंबर्स आते हुए देखे उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया है। तो अब जरा बताइए, और भी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी, क्या कर सकते हैं? देखिए, आगे तो सीज़न होने वाला है और 7.5 मिलियन टन से ज़्यादा का पैदावार का एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वो इम्पैक्ट होगा और लेवल्स अभी एमएसपी से नीचे तो चल ही रहे हैं, मुझे लगता है और थोड़े से नीचे जाते हुए नजर आएंगे। 3800 से नीचे के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर किसी के पास यहाँ पर होल्ड है तो पोजीशन जरूर एक बार एग्जिट करनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस सोच के रखा है कि फिजिकली उनको बहुत फायदा मिलने वाला है तो आगे दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आने वाले 3 महीने में नहीं देखने को मिलेगी, मुझे लगता है निकलना चाहिए यहाँ से। ओके, अच्छा, अब कॉटन पे, कपास खली पे जरा नजर डालेंगे। जहां तक कॉटन का सवाल है, अब यहाँ पर हमने लगातार तीसरे बार कॉटन एसोसिएशन कॉटन बोर्ड की तरफ से रिवीजन देखा है, डाउनवर्ड रिवीजन देखा कॉटन के आउटपुट एस्टिमेट्स को लेकर, लेकिन कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिला है। 21,000 के लेवल के ऊपर गया लेकिन फिर सस्टेन नहीं किया। आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, क्या ये खरीद का मौका है? बिल्कुल, यहाँ पर नेहा जी अगर आप देखें तो पूरी एग्री कमोडिटीज़ में कॉटन ही ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा सा पॉजिटिव है और पॉजिटिव टोन यहाँ पर शो भी कर रहा है। फंडामेंटली भी बाहर भारत के बाहर अगर देखें तो इंडिया के कॉटन की काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और क्वालिटी भी बहुत अलग होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार वापस से आपको 21,200-300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वीक के एंड तक देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल बाइंग पोजीशन में जाएं, लोअर साइड पर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, अप साइड में 21,300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और कपास खली? बिल्कुल, यहाँ पर भी एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 1890 का लेवल काफ़ी हद तक सपोर्टिव लेवल है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा लेवल्स यहाँ पर नहीं देंगे। वापस से 1980 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल टारगेट के लिए यहाँ पर इंतजार किया जा सकता है। फ्रेश बाइंग करना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑलराइट, चलिए रवि, आपका बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज़ की 14वीं वर्षगांठ थी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और बताने के लिए कि पूरे कमोडिटी मार्केट में वो क्या रणनीति आज अपना कर चल सकते हैं। तो कमोडिटी राउंडअप में तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। बहुत तेजी से मार्केट टूटा है, बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 170 अंक गंवा चुका है, लेकिन ऐसे मार्केट में भी हम आपको कमाई के मौके दिलाते हैं। वीरेन जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त, और फ्यूचर्स एक्सप्रेस का वक्त हो चला है। वीरेन, क्या कुछ खास आज आप बताने वाले दर्शकों को? आज देखिए, आज एक CNBC हमारे साथ आज कुछ मैनेजमेंट जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे वो इस सफ़र में हमारे साथ कैसे रहे। मार्केट्स डे लो पर है और आज का कल्प्रिट है TCS। इस ऑपरेशनल अगर आप देखें फ्रंट पे जो नतीजों में वीकनेस थी, उसके बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।